Hello students, our today's topic is membrane potential. In all cells, there is a difference in ionic concentration with extracellular medium. An electrical potential exists across the plasma membrane. So the differences in the concentration of ions on opposite sides of a cellular membrane lead to a voltage called the membrane potential. Typical values of membrane potentials are in the range of Plus 40 millivolt to minus 70 millivolt. The minus sign indicates that the inside of the cell is negative with respect to the surrounding extracellular medium. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है। तो जितनी भी सेल्स होती हैं उन सब में कहीं ना कुछ डिफरेंस होता है उनके आयनिक कंसंट्रेशंस में, सेल्स और उसके एक्स्ट्रा सेल्युलर मीडियम के रिगार्डिंग। इस तरह से देखा जाए तो एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एग्जिस्ट करता है। जो कंसंट्रेशंस होता है आयन का, उन आयन के कंसंट्रेशंस में जो डिफरेंसेस होते हैं दोनों ही ऑपोजिट साइड्स में, तो इसी डिफरेंस को हम वोल्टेज कहते हैं। और ये वोल्टेज एक तरह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। तो वोल्टेज एक तरीके का जो क्रिएट हो रहा है दैट इज द मेजरमेंट। ओके, इसी वोल्टेज को, इसी डिफरेंस को, मतलब आयनिक कंसंट्रेशन के डिफरेंस को हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। और इनकी वैल्यूज जो होती है मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स की, वो लगभग +40 मिली वोल्ट से लेकर के -70 मिली वोल्ट तक की होती है, जिसमें कि -70 मिली वोल्ट का मतलब ये एक आइडियल माना जाता है इसको, -70। -70 माइनस का जो साइन है -70 में, दैट में इंडिकेट कि अंदर की ओर को जो सेल्स हैं वो नेगेटिव हैं with respect to their outer environment और extracellular medium. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल का क्या ग्राफ होता है, किस तरह से स्टार्ट होगा और किस तरह से ये क्रिएट होगा, कब डीपोलराइज होगा, कब रीपोलराइज होगा। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमने एक ग्राफिकल वे में आपको समझाने की कोशिश की है। इस ग्राफ में आप देख रहे हो कि नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज़ फॉर द टाइम, और टाइम किस में है, यूनिट क्या है टाइम का, मिली सेकेंड है। ओके, मिली सेकेंड में टाइम मेजरमेंट हो रहा है। प्लस वर्टिकल लाइन आप देखिए, इसमें जो वोल्टेज है उसको मिली वोल्ट में क्रिएट किया गया है। मिली वोल्ट में जो वोल्टेज क्रिएट किया गया है, तो सबसे नीचे की तरफ से अगर स्टार्ट करें तो आप देखो -70 है। ओके, एंड देन -70 के ऊपर धीरे धीरे पॉजिटिव की ओर को जाएंगे, है ना। आप देखिए कि -70 से नीचे भी कुछ चीज़ें हैं, मतलब ग्राफ जो है वो 4th नंबर वाला, हमने नंबर वाइज इन सबको क्रिएट किया। अभी नंबर वाइज भी बताती हूँ। तो -70 के नीचे -90 और इवन 90+ भी हो सकता है। -90 और -98 और 100 के अराउंड हो सकता है ये। ओके, अब हम देखते हैं कि सबसे पहला नंबर जो है दैट इज द स्टिमुलस स्टार्ट, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिख रहा है एरो
से बना हुआ है और 1 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर स्टिमुलस भी लिखा हुआ है और एरो से इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। फर्स्ट के बाद अब आप देखो तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये -70 के आसपास, ये वहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है। ओके, ये पूरा साइकिल की तरह से चलता है और वापस से फिर यहीं से स्टार्ट होता है अगेन। ओके, सो स्टार्टिंग कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि पीक बहुत हायर लेवल तक जाए और ऐसा भी हो सकता है कि वोल्टेज क्रिएट ही ना हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, फेल्ड कंडीशंस नज़र आएंगी। सो फेल्ड इनिशिएटिव्स लिखा हुआ है वहीं पर, ठीक है। 2 छोटे छोटे से जो एरो है फर्स्ट नंबर वाला, उसके पास में आपको बहुत माइन्यूट छोटे छोटे 2 पीक्स नज़र आ रहे हैं जो कि फेल्ड कंडीशन में हैं, यानी कि स्टिमुलस स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होते ही ख़त्म हो गया, है ना। सो फेल्ड इनिशिएटिव इसको बोलेंगे। -55 इज़ द थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड कंडीशन मतलब कि इसके बाद से ये अब डीपोलराइज होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो -70 से -55 तक आना पड़ता है। उसके बाद से फिर ये ग्राफ जो है ये अपना पीक मतलब प्रॉपर जो एक्सट्रीम लेवल यानी कि +40 मैंने आपको बताया है, वो +40 तक ये जाता है। तो आप देखो कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि -55 के बाद धीरे 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 करके आगे पॉजिटिव की ओर जा रहा है। ओके, तो ज़ीरो कंडीशन जहाँ पर ज़ीरो लिखा हुआ है, 0 मिली वोल्ट के अराउंड क्या होगा। अब फर्स्ट के बाद अब हम सेकंड पे आ गए। सेकंड पे क्या है, 0 मिली वोल्ट। तो 0 मिली वोल्ट पर पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो धीरे धीरे करके सेल्स के अंदर एंटर करते हैं। तो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ डीपोलराइजेशन। देन उसके बाद +40 तक जाते जाते एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। तो ये एक्शन पोटेंशियल एक तरह से आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने बताया था, तो उसमें आयंस का किस तरह से सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है वो मैंने आपको बताया था। तो इसमें यूजुअली 3 सोडियम्स इन होते हैं और 2 पोटेशियम आयंस आउट हो जाते हैं। सो इसके बारे में अभी और आगे डिटेल में बताऊंगी। तो पहले आप देखिए सेकंड नंबर पे डीपोलराइजेशन, यानी कि उस टाइम पे क्या हो रहा है, सोडियम आयंस सेल्स के अंदर एंटर कर रहे हैं। देन +40 मिली वोल्ट पर एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हुआ और तुरंत एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होते ही अगेन अब आप देखिए थर्ड नंबर पर आइए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेशियम आयंस धीरे धीरे करके सेल्स से बाहर की ओर को जा रहे हैं, ठीक है। सो ये पोटेशियम आयंस आउट हो रहे हैं, एक्स्ट्रा सेल्युलर मीडियम में ये पोटेशियम आयंस जा रहे हैं। सो दैट कंडीशन में बी नोन एज रीपोलराइज्ड कंडीशन। सो जैसे ही रीपोलराइजेशन होगा वैसे ही ये पीक क्या है, डाउन होती जाएगी, डाउनवर्ड्स होती जाएगी, यानी +40 से 0, 0 से -55, -55 से -70 एंड इवन -70 से भी ज़्यादा नीचे की ओर को पीक जा रहा है, -90 की ओर को। दैट इज नोन एज हाइपर पोलराइजेशन। तो थर्ड के बाद अब फोर्थ नंबर पे आप आइए, दैट इज हाइपर पोलराइजेशन। सो -70 से भी ज़्यादा नीचे की ओर को इसका और डाउन हो रहा है वोल्टेज लेवल। ओके, सो -90 और इवन -100 और -99 इसके अराउंड ही हो सकता है। सो दैट इज़ द हाइपर पोलराइज्ड कंडीशन। उसके बाद अगेन आप देखिए पीक धीरे 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 को फिर से अप साइड ऊपर को हो रही है। ओके, तो हाइपर पोलराइजेशन के बाद अगेन रेस्टिंग स्टेट आ रहा है। रेस्टिंग स्टेट मैंने आपको बताया -70 है। सो -70 पे रेस्टिंग स्टेट अगेन
यानी कि जो पीक स्टार्ट हुई थी -70 से ही स्टार्ट हुई थी, ठीक है, वो रेस्टिंग स्टेट ही था। और अगेन यहाँ पर हाइपर पोलराइज कंडीशन के बाद वापस से ये रेस्टिंग स्टेट फिर से इसने अटेन कर लिया है। एंड देन ये साइकिल फिर से चलती रहती है जब भी कोई नया स्टिमुलस आता है तो। सो दिस इज known as the membrane potential. So each action potential begins with a sudden change from the normal resting negative membrane potential to a positive potential, and then ends with an almost equally rapid change back to the negative potential. So अब हम देखते हैं कि what is its magnitude and measurement. So the magnitude of the potential is directly proportional to the number of positive and negative charges, and these are separated by the membrane. So it is measured as a voltage difference across the membrane. In animal cells, it varies between -20 to -200 millivolt, depending on the organism and cell types. तो इस तरह से आप देख सकते हो कि एनिमल सेल्स में -20 से लेकर के -200 यानी कि बहुत ही ज़्यादा वैरी कर रहा है. ओके, so it varies in a large scale. So okay, now अब फॉर एग्जाम्पल वैसे तो एग्जाम्पल में आपका नर्व सेल्स भी होती हैं और इसके अलावा मसल सेल्स भी हो सकती हैं. सो ये जो मेजरमेंट आपको बताया था इसके पहले, दैट वाज द फॉर द नर्व सेल्स. अब मेजरमेंट ऑफ मसल सेल्स और मसल पोटेंशियल. सो सम ऑफ द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मसल पोटेंशियल्स आर द फॉलोइंग. First one is resting membrane potential about -80 to -90 millivolt in skeletal fibers. जबकि नर्व फाइबर में मैंने आपको क्या बताया, न्यूरॉन्स में क्या बताया, -70 बताया था. ओके, सो -90 millivolt in skeletal fibers, the same as in large myelinated nerve fibers. तो एक आइडियल कंडीशन -70 है, तो -70 के आगे पीछे ये हो सकता है. तो लगभग मसल पोटेंशियल जो होगा वो नर्व पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही होगा. ओके, अब सेकंड नंबर पे आते हैं ड्यूरेशन पे. ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, कितना ड्यूरेशन हो सकता है. सो 1 to 5 मिलीसेकेंड इन स्केलेटल मसल, एंड दिस इज अबाउट 5 times as long as in लार्ज माइलिनेटेड नर्व्स. तो नर्व्स के कंपैरिजन में जो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन होता है वो 1 to 5 मिलीसेकेंड्स ज़्यादा होता है. ओके, देन मतलब जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं. ओके, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक का होता है, मतलब उससे 5 गुना ज़्यादा होगा. देन थर्ड नंबर पे है वेलोसिटी. सो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन में क्या डिफरेंस होगा न्यूरॉन्स में एंड मसल्स में. सो 3 to 5 मिलीसेकेंड अबाउट 1/13 द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन in the large myelinated nerve fibers that excite skeletal muscle. तो इस तरह से देखिए कि 13वां हिस्सा हुआ, 13 पार्ट हुआ. ओके, सो 3 to 5 मिलीसेकेंड लग रहा है. और उधर क्या था, बहुत ही ज़्यादा नर्व्स में बहुत ज़्यादा फास्ट वेलोसिटी थी. ओके, सो 13 गुना ज़्यादा वेलोसिटी नर्व फाइबर्स की होती है, जबकि इसका मसल्स में 1/13 पार्ट ही होता है केवल इसका.
Okay. Now, what is depolarization and hyperpolarization? So, in nerve and muscle cells, membrane potential in resting state is referred as resting potential, और polarized condition मतलब resting potential को ही हम polarized condition कह रहे हैं. For example, at net inward flow of positive ions. So, more sodium ions moves in than resting state. तो इस तरह से देखा जाए तो इस टाइम पे क्या होगा, सोडियम आयंस जो हैं वो अंदर आने लगते हैं और इस कंडीशन को हम डीपोलराइज्ड कंडीशन बोलते हैं. सो इसका मतलब क्या हुआ, इट में बिकम्स लेस नेगेटिव इनसाइड, क्योंकि सोडियम आयंस अंदर एंटर कर रहे हैं तो इस टाइम पे नेगेटिविटी थोड़ी कम हो गई है ना. तो सेल्स के अंदर the condition may become less negative. If net outward flow of positive ions increases, then the resting state such as the potassium ion moves out more. तो ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम आयंस बाहर की ओर को जाएंगे जब नेट आउटवर्ड फ्लो पॉजिटिव आयंस का बढ़ने लगेगा, और इस कंडीशन को हम हाइपर पोलराइज्ड कंडीशन बोलेंगे जब पोटेशियम आयन बाहर को जाते हैं. सो इसका मतलब क्या हुआ कि द आउटसाइड ऑफ द सेल्स में द इनसाइड ऑफ द सेल्स में बिकम मोर नेगेटिव इनसाइड, क्योंकि पोटेशियम आयंस जो है वो बाहर की ओर को चले गए. तो इस टाइम पे नेगेटिव और ज़्यादा इनसाइड कंडीशन जो होगी वो माइनस चार्जेस की होगी, नेगेटिव की होगी, क्योंकि पोटेशियम आयंस बाहर निकल आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, एंड दैट इज़ द हाइपर पोलराइज्ड कंडीशन. सो इस तरह से आप देखिए कि दो चीज़ें हैं, एक तो सोडियम आयंस मूव्स इन, सेल के अंदर एंटर करेंगे, दैट विल बी नोन एज डीपोलराइज्ड कंडीशन, एंड इस टाइम पे सेल्स जो है वो लेस नेगेटिव होंगी. However, during the जब पोटेशियम आयंस बाहर की ओर को मूव करते हैं तो हाइपरपोलराइज्ड कंडीशन होता है, और उस टाइम पे जो इनसाइड ऑफ सेल्स होता है वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है. तो इसको आप इस तरह से कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो आप देखिए एक सेल है, इस सेल में आपको सबसे बड़ा लेटर पोटेशियम आयन का दिख रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में एक आइडियल जो सेल की कंडीशन होती है पोटेशियम आयन की होती है. उसके अलावा ऑर्गेनिक एनायंस भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पोटेशियम आयंस होते हैं, और बहुत कम क्वांटिटी में क्लोराइड आयंस एंड सोडियम आयंस होते हैं. जबकि बाहर की ओर को सेल्स के बाहर वाला जो इन्वायरमेंट होता है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में क्लोराइड आयंस ज़्यादा होते हैं एंड सोडियम आयंस भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन पोटेशियम आयंस का कंसंट्रेशन काफ़ी कम होता है बाहर की ओर को. सो द बिग लेटर्स हाई कंसंट्रेशन एंड द टाइनी लेटर्स आर लो कंसंट्रेशंस. So, sodium and chloride ions are usually present at higher concentrations outside the cell. So, this means there are stable concentration gradients across the membrane for all of the most abundant ion types. The sodium and potassium concentration gradients across the membrane of the cell, or you can say the resting membrane potential, are maintained by the activity of a protein called the sodium potassium ATPase. ये मैंने आपको पहले भी ऑफलाइन क्लासेस में बताया है. ओके, सो सोडियम पोटेशियम ATPase एक तरह का प्रोटीन है जो इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करता है. ठीक है. So, often referred to as the sodium-potassium pump. If the sodium and potassium pump is shut down, अगर ये सोडियम
पोटेशियम एटीपेज काम ना करे, then the sodium and potassium concentration gradients will dissipate. So इस कंडीशन में क्या होगा कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट होगा. ओके, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट होने का कंडीशन क्या है? जब नॉर्मल के कंपैरिजन में आयंस या तो इनसाइड ज़्यादा हो या आउटसाइड कम हो, या आउटसाइड ज़्यादा हो इनसाइड कम हो, ऐसी कोई कंडीशन आती है, दैट विल बी नोन एज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल. आप इस फिगर में भी देख सकते हो कि एटीपी जो है उसका ब्रेकडाउन होता है, तो उस टाइम पे 3 सोडियम आयंस सेल्स के से मूव करके बाहर की ओर को जाते हैं, एंड 2 पोटेशियम आयंस जो हैं वो बाहर से अंदर की ओर को एंटर करते हैं. तो आपको यहाँ पर एक साथ 3 ग्रीन कलर के सोडियम आयंस नज़र आ रहे हैं. ओके, और इसके अलावा बाहर की तरफ को पोटेशियम आयंस जो हैं वो आप देखिए इस सोडियम पोटेशियम एटीपेज प्रोटीन के द्वारा ये पोटेशियम आयंस देखिए अंदर की ओर को एंटर कर रहे हैं, और जबकि अंदर से सोडियम आयंस एक साथ 3 बाहर की ओर को एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में एंटर कर रहे हैं. Because 3 sodium ions are exported for every 2 potassium brought into the cell, the pump makes a small direct contribution to the resting membrane potential, so making it slightly more negative than it would otherwise be. तो एक तरह से जो सेल है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा नेगेटिव बना देता है. ओके, द पम्प्स बिग contribution to the membrane potential, however, is indirect. So it maintains steady sodium and potassium gradients, which give rise to the membrane potential as sodium and potassium move down their respective concentration gradients through leak channels. तो ये जो leak channels होते हैं, ये leak channels जो हैं किसी भी तरह का पोटेंशियल जब क्रिएट नहीं होता है उस कंडीशन में भी ये काम करते हैं लीक चैनल्स, और इसके थ्रू जो है आयंस का ट्रांसफ़र होता रहता है. सो द लीक चैनल्स आर ओपन इन रेस्टिंग न्यूरॉन्स एंड अदर्स आर क्लोज्ड. तो रेस्टिंग न्यूरॉन्स में लीक चैनल्स जो हैं वो ओपन होते हैं. तो इस तरह से आयंस का मूवमेंट होता रहता है, लेकिन बाकी के दूसरे जो चैनल्स होते हैं, लीक चैनल्स के अलावा जो चैनल्स होते हैं वो सब काम नहीं करते हैं, क्लोज होते हैं रेस्टिंग न्यूरॉन कंडीशन में, एंड ओनली ओपन इन रिस्पॉन्ड टू अ सिग्नल. तो जब कोई सिग्नल आता है तभी बाकी के दूसरे जो आपके चैनल्स होते हैं वो वर्क करते हैं. In a resting neuron, both sodium and potassium ions are permeant or permeable, or you can say able to cross the membrane. Okay, so sodium ion will try to drag the membrane potential towards its positive equilibrium potential, and the potassium ion will try to drag the membrane potential towards its नेगेटिव इक्विलिब्रियम पोटेंशियल. तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एंड पोटेशियम आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेगेटिव इक्विलिब्रियम पोटेंशियल. सो इस फिगर में भी आप देख सकते हो कि स्टैटिक स्टेट है पहला वाला जो फिगर है, और उस फिगर में आपको दोनों कंडीशन दिखाई जा रही है. इनसाइड ऑफ सेल लेफ्ट वाला है और राइट साइड में क्या है, आउटसाइड ऑफ सेल. और इसमें आप वोल्टेज देखिए -2 प्लस में जो वोल्टेज है, तो उसमें रेड कलर का जो निडल दिख रहा है आपको,
एक तरह से आप इसको मीटर मान लीजिए, तो ये 0 पे है, 0 पे होगा तो इसको हम स्टार्टिंग स्टेट बोलते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग स्टेट में आप देख सकते हो कि इनसाइड ऑफ सेल में देखिए आयंस कम है जबकि आउटसाइड ऑफ सेल्स में ज़्यादा है। ओके, तो अब अगर इक्विलिब्रियम वाली जो कंडीशन आती है उस टाइम पे देखें तो सोडियम आयन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल जब क्रिएट होगा तो उस टाइम पे पॉजिटिव की ओर को आप देखिए निडल उसका प्लस चार्ज की साइड में, यानी राइट साइड को उसका निडल रेड कलर में चला गया है। सो फॉर दीज सोडियम आयन कंसंट्रेशंस, तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर धीरे धीरे करके आप देख सकते हो कि ये आप देखिए यहाँ पर बाहर से जितने सोडियम आयंस थे वो अंदर की ओर को एंटर कर रहे हैं। सो दिस में बी द एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्जेस ऑन इनसाइड ऑफ सेल, तो इनसाइड ऑफ सेल में ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस हो गई हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सोडियम आयन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। The real membrane potential will be in between the sodium ion equilibrium potential and the potassium equilibrium potential. However, it will be closer to the equilibrium potential of the ion type with higher permeability. So इसको हम ये भी कह सकते हैं कि more readily cross the membrane, इस कंडीशन में ज़्यादा जल्दी मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। Okay. The resting membrane is much more permeable to potassium ion than to sodium ion. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन होता है वो पोटेशियम आयन के लिए ज़्यादा परमेबल होता है इन कंपैरिजन टू सोडियम आयंस के। If more potassium channels were to open up, making it even easier for potassium ion to cross the cell membrane, the membrane would hyperpolarize, getting even closer to the potassium equilibrium potential. तो जो पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है वो हाइपर पोलराइज्ड कंडीशन माना जाता है। And if on the other hand additional sodium channels were to open up, अगर सोडियम चैनल्स ओपन हो गए then making it easier for the sodium ion to cross the membrane, अगर सोडियम आयन मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन वुड डीपोलराइज, इस तरह से सेल मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो जाएंगे टुवर्ड्स द सोडियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो जो हमने स्टार्टिंग में आपको ग्राफिकल फॉर्म में बताया दैट वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, उसी को मैंने आगे को और एक्सप्लेन किया है। ये जस्ट आपके समझने के लिए ज़्यादा अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर दिया है सो दैट आप उस प्लॉट को जिसमें कि हम वोल्टेज इन रिगार्डिंग टू टाइम स्केल मिली सेकेंड्स में जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उसको आप समझ सके कि किस तरह से डीपोलराइज कंडीशन मतलब रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है, डीपोलराइज कंडीशन क्या है, एक्शन पोटेंशियल क्या है, रीपोलराइजेशन क्या है, देन हाइपरपोलराइजेशन। सो इस तरह से आपको एंड थ्रेशोल्ड कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको उस ग्राफिकल फॉर्म में पूरी स्टोरी इसकी दी हुई है, उसको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है और आपको इसको अपनी नोट्स में भी मेंटेन करना है। थैंक यू सो मच।